हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर सेकंड विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों तो जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में अभी करने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखिए आपके समक्ष क्या कहता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। उल्लेख करना है आपको 3 भौगोलिक कारकों का, और किसको प्रभावित करता है? तो जनसंख्या के वितरण को। जनसंख्या का वितरण का मतलब सबसे पहले समझिए। जनसंख्या का वितरण कहने का मतलब होता है कि जो लोगों की संख्या है वो किस प्रकार से वितरित है, बोले तो किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूट है, कितनी जनसंख्या कितने स्थान पे कहां कहां कैसे किस अवस्था में रह रही है, इसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जनसंख्या का वितरण, जो जनसंख्या का बंटवारा हुआ है, तो उसको जो प्रभावित करने वाले जो 3 भौगोलिक कारक है उसके बारे में आपको उल्लेख करना है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलूंगा, 2 दिनों से आप लोगों की क्लासेस नहीं चल रही थी। मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं था, जिसके कारण से आपकी क्लासेस मैं नहीं ले पा रहा था। अभी भी देखिए आवाज़ थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास शुरू कर दिया है। तो देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। तो 3 भौगोलिक कारक आपके कौन कौन से हो जाएंगे? भौगोलिक कारक मतलब ज्योग्राफिकल फैक्टर। दोस्तों, भौगोलिक कारक मतलब क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो आपके पहला तो होता है जल की उपलब्धता, भू आकृति, और तीसरा जलवायु। चैप्टर को मैंने पढ़ाया तो आपको इन सभी टर्म्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा कर पढ़ाया कि किस प्रकार से जो होता है जनसंख्या का वितरण जो होता है प्रभावित होता है। इसके 3 कारक मैंने पढ़ाए आपको, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर केवल आपसे पूछ रहा है कि भौगोलिक कारकों की ही विवेचना आपको करनी है। तो जल की उपलब्धता, तो लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं मेरे दोस्त जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि आपको पता है जल जो है वो जीवन का मुख्य आधार है। कहा जाता है ना कि जल के बिना हम लोग जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो लाइफ है वो वाटर पे पूरी तरह से क्या है, तो डिपेंडेंट है। तो जल जहां पे उपलब्ध रहता है वहां पे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर बसने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता देना मतलब वहां पे रहने को वो ज्यादा चाहते हैं। भू आकृति, जहां पे जो भूमि जो होती है, भूमि की आकृति जो अच्छी होती है, वहां पर भी लोग जो होते हैं वो रहना पसंद करते हैं। जैसे समतल मैदानों पे, मंड ढालों पे, यानी ढाल कम हो, वहां पर भी लोग बसने को अपना क्या देते हैं, तो प्राथमिकता देते हैं और बसना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, भौगोलिक कारक आपके हैं। फिर देखिए यहाँ पे जलवायु जो आपका हो गया, यानी कि क्लाइमेट। जो लोग होते हैं ना तो ज्यादा गर्म जगह में रहना पसंद करते हैं, नहीं ज्यादा ठंडे जगह में, मतलब जो समशीतोष्ण है वहां पे रहना पसंद करते हैं। तो कहता है कि अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। तो सबके बारे में थोड़े थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, बाकी आपको मैंने अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ाया है। भौगोलिक कारक आपके बताने थे जनसंख्या वितरण के। वितरण का मतलब मैंने बताया कि किस तरह से जनसंख्या का जो है बंटवारा किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा आप, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब हो गया कि जो विश्व के अनेक क्षेत्र हैं जहां पे क्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी कि पीडी मतलब पॉपुलेशन जो डेंसिटी है दोस्तों, वो क्या है आपके ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर मतलब उनके लिए रहने योग्य रहता है ज्यादा अच्छा, तो वो रहना वहां पे पसंद करते हैं। देखिए वही बात है यहाँ पे जो भी है कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। इसका कारण है आर्थिक कारक, जैसे खनिज की उपलब्धता, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। इसीलिए विश्व के अनेक क्षेत्र खनिज भंडारों की उपस्थिति, अच्छी नागरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हुए हैं। कहने का मतलब कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे मतलब अच्छी सुविधाएं लोगों के लिए है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, खनिज की उपलब्धता जहां पे है, रहना अपना क्या कहते हैं, रहने को वरीयता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके अगल बगल में 2 गांव हैं, आपके अगल बगल में 2 गांव हैं, ठीक है। एक गांव में क्या है कि पानी पूरा, जल जो हो गया है वो पूरा सूख चुका है, और दूसरे गांव में क्या है कि जल की उपलब्धता वहां पे है। तो आप सिंपल सा बताइए कि आप कहां पे रहना पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, जहां जल है वहां रहना पसंद करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप अभी हैं अपने शहर पटना में मान लीजिए आपको रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ पे नगरीकरण नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे औद्योगिकरण नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, और यही आप जाते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में जाते हैं, तो वहां पर
पर आपको इंडस्ट्री मिलता है, वहां पर आपके काम के ज्यादा अवसर मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, लोग ज्यादा से ज्यादा कहां पर बसेंगे, ज्यादा लोगों की संख्या कहां पे होगी, सिंपल सी बात है महाराष्ट्र में होगी। तो वही प्रश्न है आपका कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है। क्लियर? वो तो देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन को चेंज कर सकता है, वैसे 3 घटकों के बारे में आपको बतलाना है। तो वे 3 घटक आपके कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जो है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है आपके हैं। अगर जन्म बढ़ेगा, याद रखिएगा, अगर जन्म बढ़ेगा, जन्म अगर बढ़ेगा आपका, तो भी क्या होगा, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। जन्म अगर घटेगा तो जनसंख्या में कमी होगा। डेट मीन्स परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, यानी कि जनसंख्या में चेंज कब कब हो सकता है? जब जन्म बढ़ेगा या जब जन्म कमेगा। मृत्यु बढ़ेगी या मृत्यु कमेगी। और प्रवास क्या होगा, लोग प्रवास अगर कर जाएंगे तो जनसंख्या में क्या हो जाता है, चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर? ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, अभी तो मेरा तबीयत ही खराब था, 2 दिनों से मेरा तबीयत खराब था, जिसके कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ना विश्वास हो तो आप खुद अभी मेरी आवाज़ से आप पहचान सकते हैं, तो इतना तो विश्वास कीजिए। सिलेबस आपके सही समय पे मैं खत्म करूंगा, टेंशन मत लीजिए। और क्लासेस भी इस तरह से मैं दूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन भी आप लोगों के ऊपर नहीं होगा। देखिए ना जी, हम लोग चैप्टर 3 तक तो ज्योग्राफी खत्म किए हुए हैं, इतिहास में चैप्टर 2 खत्म किए हुए हैं, उधर सोशियोलॉजी भी आपका चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। तो जल्द से जल्द मैं सारी जो जितनी भी आपकी क्लासेस सब खत्म कर दूंगा। हिंदी में चैप्टर 2 तक पढ़ा दिया हूँ, इंग्लिश अभी शुरू नहीं किए, बस शुरू करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर का मतलब आप समझते हैं, जन्म दर कहने का मतलब होता है प्रति 1000 पर 1 वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मतलब 1000 में से 1000 अगर बच्चों ने जन्म लिया 1 साल में, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर उसमें से कितने बच्चे जीवित हैं, उसमें से आपके कितने बच्चे जीवित हैं, तो जो जीवित बच्चों की संख्या होती है मेरे भाई, उसी को जन्म दर कहा जाता है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि प्रति 1000 में 1 वर्ष में मरने वाले, मतलब 1000 बच्चा जन्म लिया, 1000 बच्चा जन्म लिया, उसमें से कितने बच्चे मर गए, तो जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है, यानी डेथ रेट कहा जाता है। क्लियर? जो 1000 में से कितने बच्चे जीवित रह गए उसको जन्म दर, और 1000 में से कितने बच्चे मर गए उसको कहा जाता है मृत्यु दर। क्लियर रखेंगे? तो ये आपका क्लियर हो गया जन्म दर और मृत्यु दर। अब आते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है दोस्तों? तो देखिए, प्रतिकर्ष कारक जो होता है, जैसे बेरोजगारी हो गया, रहन सहन की खराब दशाएं, निम्न मतलब खराब दशाएं, राजनीतिक उपद्रव हो गया, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, ये सब आपके प्रतिकर्ष कारक हैं। प्रतिकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो आपको वहां से क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं। कहने का मतलब कि वहां आप रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके गांव में या आप जहां पे रह रहे हैं वहां पे प्रतिदिन दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रतिदिन मारधार हो रहा है, तो आप वहां रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो वो क्या हो गया, आपके प्रतिकर्ष कारक हो गए। प्रतिकर्ष कारक मतलब जो आपको अपने से दूर भगाता है, जो क्या करता है, दूर भगाता है। और अपकर्ष कारक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अपकर्ष कारक का मतलब होता है, अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि जो आपको अपनी ओर खींचता है, जो आपको अपनी ओर खींचता है उसको हम लोग कहते हैं अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल जलवायु था, प्रतिकूल का अपोजिट होता है अनुकूल जलवायु। तो ये आपके अपकर्ष कारक हो गए। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को, देखिए दोनों बोल दिया, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कारक होते हैं आपके। पहला तो हो गया भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, तीसरा आपका सांस्कृतिक कारक, है ना जी। तो भौगोलिक कारक में मैंने आपको पढ़ाया कि जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु, इन सब चीजों के बारे में बताया। और आपके जो आर्थिक कारक हो गए, जैसे नगरीकरण हो गया, खनिज की उपलब्धता हो गया, औद्योगिकरण हो गया, ये सब आपके आर्थिक कारक, जिससे पैसे के सोर्सेस जो होते हैं उसको कहा जाता है आर्थिक कारक। और सांस्कृतिक कारक जैसे वही दंगे फसाद वाले जो हो गए सारे टर्म्स, तो वो आपको ध्यान रखना है। सबके बारे में देखिए कहा गया है कि जनसंख्या, पृथ्वी पर जनसंख्या के असमान वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। जनसंख्या के घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, है ना। तो सामाजिक और
सांस्कृतिक कारक में बताया आपको। फिर देखिए यहाँ पे भौगोलिक कारक में आपके जल की उपलब्धता, तो यही सारी बात कही गई कि जल ही जीवन है, जल के कारण हम लोग मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जल हम लोग खाने के लिए, पीने के लिए, यहाँ तक कि भैंस धोने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, कपड़ा धोने के लिए हम लोग जल का उपयोग करते हैं। तो इसलिए आपका, और कृषि के लिए भी, तो कृषि के लिए भी तो जल की उपलब्धता होनी जरूरी है ना, तो ये आपको ध्यान देना, जल की उपलब्धता। भू आकृति, ये भी मैंने बताया कि समतल मैदान पे लोग क्या करते हैं, रहना चाहते हैं, तो ये सारी बातें कही जा रही है। जलवायु भी एक बहुत बड़ा होता है फैक्टर, और मृदाएं मतलब मिट्टी भी, मतलब उपजाऊ मिट्टी में लोग रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। आर्थिक कारक में वही खनिज के बारे में, खनिज जो होता है, जैसे खनिज जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लोग जाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा रोजगार उनको मिलेगा, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है, खनिज की उपलब्धता। क्लियर? तो खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करता है, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या का सघन बना देते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्रों में क्या होते हैं, लोग ज्यादा बसते हैं, सघन हो जाता है। सघन मतलब घना, विरल मतलब कम, सघन मतलब ज्यादा घना, विरल मतलब कम। देखिए नगरीकरण, यानी कि जब वहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती है नगर में, तो वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, जाना अपना पसंद करते हैं। इंडस्ट्री जहाँ रहेगा वहाँ पे भी उनको रोजगार मिलेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में, जैसे कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे बनारस वगैरह देख लीजिए, मक्का आपका हो गया। तो ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें भी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने को प्रोत्साहन देती है। मतलब जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे भी सरकार चाहती है कि लोग बसें, जहां पे जनसंख्या विरल है यानी कि कम है वहां पर भी सरकार चाहती है कि लोग जाकर क्या करें, यहाँ पर बस जाएं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई रखिएगा एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न मतलब हर तरह से आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न से आपके प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, 100% श्योर रहिए। सांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत 3 अवस्थाओं वाले मॉड्यूल की विवेचना करना है। प्रथम अवस्था मैंने आपको पढ़ाया था, ये प्रथम अवस्था में जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं पुराने जमाने के, आज से 200 साल पहले के जितने भी देश थे वो सब इसी समय में थे। किस में थे? तो प्रथम अवस्था में थे। मतलब जन्म दर भी ज्यादा था, मृत्यु दर भी ज्यादा था। लोगों के पास न तो उतनी अच्छी सुविधाएं थी, लोगों के पास न तो उतने अच्छे टेक्नोलॉजी थे जिसके कारण वो जन्म दर पे कंट्रोल कर सके या मृत्यु दर पे भी कंट्रोल कर सकते, मेडिसिन वगैरह ये सब कुछ नहीं थे। तो आज से 200 साल पहले, 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि उच्च प्रजननशीलता व उच्च मातृता होती है, मतलब मृत्यु दर भी उच्च और प्रजननशीलता मतलब जन्म दर भी ज्यादा, क्योंकि लोग महामारियां और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं को क्षतिपूर्ति अधिक पूर्ण उत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहां बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होता है। मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं प्रथम अवस्था में, और उनकी जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो क्या रहता है, तो बहुत ही निम्न रहता है। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है दोस्तों कि इसमें प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में प्रजननशीलता, यानी अभी के टाइम में एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग जो है इसी पीरियड में है, क्या कहता है, देखिए इसी स्टेज में है कि इसमें क्या होता है, प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, लेकिन यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मत्यता कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाले शुद्ध योग उच्च होता है। मतलब कहने का मतलब ये स्टार्टिंग में तो बर्थ रेट ज्यादा रहता है, जैसे हमारे यहाँ अभी स्टार्टिंग में बर्थ रेट ज्यादा था, लेकिन अब क्या हुआ है, लोग जागरूक हुए, हम दो हमारे दो जैसी बहुत सारी यहाँ पे चलाई गई सरकार के द्वारा योजनाएं, तो उसके तहत अब क्या हुए हैं कि बच्चों की संख्या मतलब अब धीरे धीरे जन्म दर में कमी हो रही है और मृत्यु दर आपके ठीक ठाक है। तो समय के साथ ये शुद्ध योग अब बन रहा है। तो यही द्वितीय अवस्था हो गया। और अंतिम अवस्था यानी तीसरी अवस्था जो होती है, इसमें प्रजननशीलता और मातृता दोनों अधिक घट जाती है। देखिए दोनों अधिक घट जाती है। घटने कहने का मतलब हो गया कि अब लोग पूरे समझदार हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। देखिए उनके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करते हैं, मतलब विचार करके परिवार को लोग जन्म देते हैं। बहुत सारे प्रोसेस भी अब आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, तो इन सब चीजों के हेल्प से भी मतलब अब क्या हो गया, तीसरी अवस्था में क्या होता है कि प्रजननशीलता मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाता है और जनसंख्या या तो स्थिर हो जाता है या मंद गति से बढ़ता है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान भी होता है। जैसे अभी विश्व के अधिकांश देश, मतलब बहुत सारे देश जो हैं, अधिकांश देश तो आपके द्वितीय अवस्था में आएंगे, लेकिन बहुत सारे देश जो विकसित देश हैं जैसे आपके अमेरिका हो गया, ये सब, तो वो सब देश क्या हैं, तो आपके तीसरी अवस्था के अंतर्गत आपके आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस चैप्टर के आपके बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न को कराया। ठीक है, अब
बच्चों में एक सवाल था कि सर क्लासेस क्यों नहीं चल रही, तो मैं आपको बताऊं 2 दिन मात्र क्लास नहीं चला आज, मंडे और ट्यूसडे को। आज वेडनेसडे है, मैंने पढ़ाया आज आपको, तो 2 दिन इसलिए नहीं क्लास चला क्योंकि मुझे सर्दी हो गया था, और सर्दी में आपको पता है कि सबसे खतरनाक यही है जी, बोलने की भी शक्ति नहीं रहती है, जिसके कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो क्षमा चाहते हैं। चलिए अब आपकी क्लासेस रेगुलर लेने का भी मैं प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।